स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी डीएनए के स्ट्रक्चर की और आरएनए के स्ट्रक्चर की। आज हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, डीएनए दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमारे सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज डीएनए, और डीएनए कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन उनमें से जो मेन फंक्शंस हैं डीएनए के वो दो हैं। और ये जो दो मेन फंक्शंस हैं उनमें से द वन फंक्शन इज ऑटोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए व्हिच इज द डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी और रेप्लिकास यानी कि कॉपीज जो है वो फॉर्म कर सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया है पहले। तो डीएनए का जो डीएनए की रेप्लिकेशन करने का फंक्शन है, यानी अपनी खुद की डुप्लीकेशन करने का फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। और दूसरा जो मेजर फंक्शन डीएनए का है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का है ये फंक्शन डीएनए का कौन सा फंक्शन है? हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। यानी डीएनए गाइड्स द प्रोसेस ऑफ और डीएनए कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन आवर सेल्स। हमारे जो सेल्स हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के, उनके अंदर डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और ये जो इसका फंक्शन है इसको हम हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसका ये हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। लेकिन डीएनए जिन प्रोटीन्स की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, ये प्रोटीन्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है? तो प्रोटीन जो हैं दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी ऑर्गन्स और इनसाइड आवर सेल्स। हमारे सेल्स के अंदर जो ये डीएनए है जिन प्रोटीन्स को बनाता है उनमें से कुछ प्रोटीन्स तो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती है। मैं थोड़ा ध्यान में ला दूं, जैसे हमारी बोन्स के अंदर ऑसिन नाम की प्रोटीन होती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलाजन प्रोटीन है, इसके अलावा इलास्टिन प्रोटीन है येलो फाइबर्स के अंदर। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, यानी प्रोटीन्स एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन आवर बॉडी। इसके अलावा हमारे सेल्स में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं दे आर एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड एक्टिविटीज। इनमें वेरियस काइंड के एंजाइम जो हैं वो एज कैटालिस्ट एक्ट करते हैं। तो प्रोटीन्स का कैटालिटिक फंक्शन भी है, और प्रोटीन जो हैं वो स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी रोल प्ले करती है। हमारे जितने भी सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड या डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो तरह का रोल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्ले करती हैं। तो इन प्रोटीन की सिंथेसिस को जो है, इनकी फॉर्मेशन को गाइड करता है डीएनए। अब हमने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि क्रिक ने दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन always flows from DNA to RNA and then to proteins। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन्स तक फ्लो करती है। और ये जो प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होना, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होना अप टू प्रोटीन्स, यानी आरएनए
के ऊपर प्रोटीन्स का जो बनना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अदर ऑर्गेनेलिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन यानी पहले स्टेप में क्या बनेगा, आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो कुल मिला के प्रोटीन सिंथेसिस जो है दैट इज समराइज्ड अंडर 2 हेडिंग्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन होती है, देखो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और डीएनए के ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये दोनों सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स अनकॉइल करते हैं। यानी अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन में भी, जैसे आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, ये सबसे पहले तो अनकॉइल होते हैं, क्योंकि ये हेलिकली कॉइल्ड हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, तो ये अनकॉइल होंगे, और इनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जब ये अनकॉइल होंगे तो शेप ऐसी आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अनकॉइल होने के बाद इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे लाइक दी जिप, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अनजिपिंग। इसको बोलेंगे अनजिपिंग, यानी इन दोनों स्ट्रैंड्स का एक दूसरे से सेपरेट होना। ये कुछ एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस में होता है, आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग के बाद क्या होता है, आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, 1 स्ट्रैंड is capable to form another single stranded nucleic acid which is called as RNA। यानी इन दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जो क्या बनाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड नया न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे आरएनए। और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो आरएनए नहीं बनाएगा। तो जो स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा उसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं या कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बोलते हैं। यानी आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, अब थोड़ा और अगर आगे मैं बात करूं तो इन स्ट्रैंड्स के नाम क्या थे, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये एक स्ट्रैंड है, और दूसरा है 3 to 5 प्राइम एंड की तरफ जो रन करता है। इनको हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बोलते हैं डीएनए के। ये स्ट्रैंड जब अनकॉइल करेंगे और अनजिप करेंगे तो इनमें से ये वाला जो स्ट्रैंड है जो हमेशा रन करता है फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, इट ऑलवेज एक्ट्स एज टेम्पलेट और मॉडल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जिसके कंप्लीमेंट्री यानी जिसके अपोजिट एक नया स्ट्रैंड बनेगा। यानी इस स्ट्रैंड के अपोजिट एक नया स्ट्रैंड जो बनेगा उसको हम बोलेंगे आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से जो सेंस स्ट्रैंड है विच ऑलवेज रन्स फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, जिसको हम सेंस स्ट्रैंड बोल रहे हैं या कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बोल रहे हैं या टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड बोल रहे हैं, उसके कंप्लीमेंट्री जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कहलाएगा मैसेंजर आरएनए। तो ये जो प्रोसेस होगा कि वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से, जिसको हम सेंस स्ट्रैंड बोल रहे हैं, उससे मैसेंजर आरएनए नाम के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का है। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन के आगे डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। लेकिन एज यू नो there are 2 types of organisms, prokaryotes and eukaryotes। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यानी कि सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये जो
वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, वेयर एज इन यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें, then there are three distinct types of RNA polymerase enzymes. तीन तरह के RNA polymerase enzymes हैं in case of eukaryotic organisms which are responsible for transcription process. और ये कौन से हैं? RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. ये जो RNA polymerase 1 है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है ये, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनएस। एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, डीएनए से आरएनए का बनना, मैंने यहां एमआरएनए नहीं लिखा, डीएनए से आरएनए का बनना, वो आरएनए राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, वो आरएनए ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है, और वो आरएनए मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, वो आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर टाइप ऑफ आरएनए भी हो सकता है, और वो आरएनए एचएन यानी हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए भी हो सकता है। ये भी आरएनए की टाइप्स हैं। तो किसी भी किस्म का आरएनए बनना डीएनए से, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो आरएनए पॉलीमरेज 1 नाम का एंजाइम है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनएस लाइक 28S राइबोसोमल आरएनए, 18S राइबोसोमल आरएनए एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एज आरएनए पॉलीमरेज 2, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एचएनआरएनए यानी हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए which is the precursor of messenger RNA। इसी से आगे चल के मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज 3। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ tRNA, that is transfer RNA molecules, small nuclear RNA molecules and 5S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। तो यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स a single RNA polymerase is responsible for transcription। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो जो मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें वेरियस स्टेप्स हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एज वी नो, inside the nucleoplasm of eukaryotic cell and in case of prokaryotes, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस, कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोट्स में होता नहीं, तो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स, जिनके नाम क्या होते हैं? AMP, GMP, CMP and UMP। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट। ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं राइबोज सीरीज के, यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं,
सबसे पहले क्या होगा, हर एक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के साथ दो दो एडिशनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, यानी कि AMP प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI। ये जो दो मॉलिक्यूल जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ गए AMP के साथ, एक जुड़ा तो ये डाइफॉस्फेट बन गया, एक और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम क्या होता है, राइलेज। ऐसे ही GMP से GTP, CMP से CTP और UMP से UTP, ये सब फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगे। और जितने भी ये राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं ये अपने अपने ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और ये होगा फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ DNA टेम्पलेट। जैसा मैंने पहले आपको बोला था कि हमारा जो DNA होता है वो उसमें दो स्ट्रैंड्स हैं ऐसे जो कि हेलिकली कॉइल्ड हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दोनों चेन्स जो हैं ये एंटी पैरेलल एक दूसरे के रन करती हैं, यानी पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो ये दोनों चेन्स जो हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती हैं और हेलिकली कॉइल्ड हैं, इसमें दोनों चेन्स के इन बिटवीन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये दोनों चेन्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हैं और हेलिकली कॉइल्ड हैं, तो इन दोनों चेन्स की पहले क्या होगी, अनकॉइलिंग और फिर उसके बाद क्या होगी, यानी कि अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग। तो अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग ऑफ two strands of DNA so as to expose the sense strand of DNA जो कि 3 से 5 प्राइम एंड की तरफ रन कर रहा है, उसको एक्सपोज करने के लिए अनकॉइलिंग हुई और अनजिपिंग हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस प्लस हेलिकेज एंजाइम। तो एक एंजाइम हेलिकेज उसकी प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयंस की प्रॉपर कंसंट्रेशन के अंदर जब ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के अनकॉइल करेंगे, अनजिप करेंगे, ताकि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट, यानी ये वाला स्ट्रैंड बन गया, यानी इसकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।